अंतर्गत प्रजनक वैज्ञानिक रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर रिसर्च स्टेशन सागर मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। तो आप आए सर, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार अनुसंधान केंद्र कानपुर, आपका वक्ता परिचय दें सर। डॉक्टर देवेंद्र प्रासी सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शुभम जी। बलराम संदेश स्वयं को भाग्यशाली मानता है कि आज हमारे बीच में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक आदरणीय जितेंद्र कुमार जी हैं, जिनका जो है जितनी भी मसूर की प्रजातियां आप सुनते हैं, उनमें से जो आईपीएल सीरीज जिनके नाम या नंबर के पहले जो है आईपीएल जुड़ा है, वो सभी प्रजातियां जो है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, जिसे हम शॉर्ट में IIPR कानपुर कहते हैं, वहां के द्वारा जो है विकसित की गई हैं। और सभी लगभग सभी प्रजातियों के प्रजनक आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी हैं। यह हमारे लिए गर्व का अनुभूति है कि हमारे किसान जो है आज की इस प्रमुख वेबिनार में जो है इस प्रजाति के प्रजनक के माध्यम से उसकी शस्त्र क्रियाओं, साथ ही साथ और भी क्या उन्नत प्रजातियों के विकल्प मौजूद हैं, उन सभी विषयों पे आज जानकारी जो है सीधे प्रजनक से ही जो है प्राप्त कर सकेंगे। त्योहार सामने है और आज की उपस्थिति पहली बार 67वीं वेबिनार है। विगत 6 महीनों से हम लोग लगातार समसामयिक विषयों पे, जैसे समय रबी खरीफ जायद आता गया है, हम लोगों ने लगातार जो है निर्विघ्न रूप से जो है लगातार वेबिनार किसानों के लिए, किसानों के हित में और किसानों के माध्यम से विशेषज्ञों का मार्गदर्शन लेके आयोजित किए हैं। और उसी कड़ी में आज हमारी ये 67वीं वेबिनार है। हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सर, आप PhD हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से, जिसे गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो पंतनगर उत्तराखंड में है, वहां से आपने PhD की है। और वर्ष 2008 में आपने IIPR भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ज्वाइन किया और तब से लगातार आप वैज्ञानिक, सह वैज्ञानिक एवं प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में वर्तमान में आप जो है फसल सुधार विभाग में पदस्थ हैं। मैं स्वागत करता हूं। आज के जो हमारे वक्ता हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और रिसर्च में उनका बहुत ही तगड़ा जो है हाथ है। किसी भी अभिजनक की यह विशेषता है कि उसके द्वारा किए हुए जो क्रॉस हैं वो भविष्य में प्रजाति के रूप में कैसे विकसित हो पाते हैं और कितने विकसित हो पाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और डॉक्टर साहब के अनुभव का लाभ जो है उनकी किताबों के माध्यम से भी जो है रिसर्च की जो कम्युनिटी है, जो अनुसंधान के विशेषज्ञ हैं, नए युवा वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत 4 जो है पुस्तकें लिखी हैं जो आने वाले युवाओं के लिए जो है प्रेरणा स्रोत होंगी और सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुई हैं। मैं डॉक्टर साहब को बलराम संदेश के इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूं और उम्मीद जनकों, रिसर्च सभी को इस आपकी पुस्तकों के माध्यम से जो है मार्गदर्शन मिलेगा और आगे चल के वो भी आपकी तरह जो है बेहतर वैज्ञानिक साबित होंगे। मैं आमंत्रित करता हूं बलराम संदेश में आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सर का। आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरी वजह से 2 बार जो है इसको जो है पोस्टपोन करना पड़ा। डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ कहा है मेरे बारे में, तो मैं सीधे जो है अपने टॉपिक पे आ जाता हूं कि आज का जो हमारी परिचर्चा का विषय है उन्नतशील प्रजातियां और उत्पादन तकनीकी और मसूर उत्पादन तकनीकी।
तो इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वन। तो सबसे पहले मैं थोड़ा परिचय मसूर के बारे में देना चाहूंगा। मसूर एक मतलब सर्दियों में के मौसम में उगाई जाने वाली चने के बाद प्रमुख फसल है और ये काफी न्यूट्रिशियस है, मतलब इसमें पोषण तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं और विश्व में अगर देखें तो 5वां सबसे स्वास्थ्य का भोजन है मसूर। भारत में अगर देखें तो इसका उत्पादन एरिया जो जितनी क्षेत्र में होती है भारत में 1.4 मिलियन हेक्टेयर है और उत्पादन करीब 1.6 मिलियन टन। उत्पादकता की बात करें तो भारत में इसकी उत्पादकता 1000 केजी पर हेक्टेयर है, मगर इसकी उत्पादक क्षमता की बात करें मसूर की तो आप 3000 केजी पर हेक्टेयर यानी कि 30 कुंटल पर हेक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं। अगर वैज्ञानिक तरीके से मसूर की खेती की जाए तो इसकी उत्पादकता 30 कुंटल पर हेक्टेयर तक ले सकते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा जो हमारी आजकल की जितनी भी प्रजातियां हैं 23 से 25%, और ये रिच सोर्स है आयरन का, जिंक का, फोलेट का। इसकी वजह से कई सारी जो क्रोनिक डिजीज हैं उसकी रेमेडी के लिए भी अगर इसको खाया जाता है तो काफी लाभकर है, विशेषकर टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, एल्जाइमर, कई सारी ऐसी डिजीज हैं जिनकी रोकथाम अगर हम प्रतिदिन मसूर खाएं तो उससे हो सकती है। नेक्स्ट वन। मसूर के प्रकार की अगर बात करें तो पूरे विश्व में 2 तरह की मसूर होती हैं, जिनको पहली कहते हैं माइक्रोस्पर्मा टाइप मतलब छोटे दाने वाली, दूसरी होती है मैक्रोस्पर्मा टाइप यानी कि बड़े दाने वाली। इनका करेक्टराइजेशन मतलब किस बेसिस पे इनको माइक्रो और मैक्रोस्पर्मा कहा गया है उसके लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, वो है 4.5 ग्राम पर 100 सीड वेट। जिन प्रजातियों का होता है या उससे मतलब उससे कम या इतना होता है उनको माइक्रोस्पर्मा टाइप की प्रजाति कहते हैं। और विशेषकर माइक्रोस्पर्मा टाइप हमारे भारतीय रीजन यानी सदर्न एशियन कंट्री जितनी भी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन रीजन में जो है माइक्रोस्पर्मा टाइप मसूर की जो है पैदावार की जाती है। और मैक्रोस्पर्मा टाइप जिनका अगर 100 दाने लें उनका वजन 4.5 ग्राम से अगर अधिक है तो उस तरह की जो प्रजातियां हैं उनको मैक्रोस्पर्मा टाइप कहते हैं। और ये विशेषकर वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री जैसे कि इथोपिया हुआ, आपके सीरिया हुआ, ईरान, इराक, इन कंट्रीज में जो है, कनाडा हुआ, इस तरह ये जितनी भी कंट्री हैं इनमें जो है मैक्रोस्पर्मा टाइप मसूर का ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट वन। अगर इंडिया में फार्मर्स जो प्रिफर करते हैं तो फर्दर जो है जो माइक्रोस्पर्मा टाइप इंडियन टाइप है उसको फर्दर करेक्टराइज किया गया है, फर्दर उसको डिवाइड किया गया है लार्ज सीडेड वन और स्मॉल सीडेड वन, मतलब बड़े दाने वाली और छोटे दाने वाली। बड़े दाने वाली जिनका 3 ग्राम पर 100 सीड वेट से ज्यादा होता है उनको जो है बड़े दाने वाली कहते हैं। अगर जिनका 2.5 ग्राम से कम सीड वेट होता है उनको छोटे दाने वाली कहते हैं। भारत में जो बड़े दाने वाली प्रजातियां हैं या बड़े दाने वाली जो मसूर है उसको सेंट्रल जोन ऑफ इंडिया उसमें इस क्षेत्र के किसान ज्यादातर उगाते हैं और इस रीजन में जो आता है वो बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और पार्ट्स ऑफ राजस्थान। जबकि छोटे दाने वाली जो प्रजातियां या मसूर है उसके जो उगाने वाले फार्मर्स हैं वो नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जोन में ज्यादातर होते हैं
और इस जोन में जो है ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और झारखंड, ये हमारे जो प्रदेश हैं, जो रीजन है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और इस रीजन के जो फार्मर्स ज्यादातर छोटे दाने वाली मसूर उगाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट वन। और किस तरह की रिसर्च आजकल मसूर में, किस तरह के जो करैक्टर हैं या किस तरह की प्रजातियों पर विकास पर जो है ध्यान दिया जा रहा है, तो उसके लिए जैसे कि आजकल शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम अवधि वाली मसूर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि हमारी जो जितनी भी प्रजाति हैं वो 120 दिन से ज्यादा लेती हैं पकने में। तो उसके लिए प्रयासरत हैं कि छोटे जो ड्यूरेशन हो वो 100 दिन हो या 110 से 120 दिन, मतलब कम अवधि में जो प्रजातियां हैं वो पक जाएं। इस तरह की प्रजातियों को विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है सीड साइज, मतलब बीज का कितना आकार, मतलब जैसे कि भारत में 2 तरह की होती हैं, बड़े दाने वाली और छोटे दाने वाली। तो दोनों तरह की जो है मसूर पर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह की प्रजातियां आ रही हैं और आगे भी इसी तरह की प्रजातियों पर विशेष उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तीसरा आता है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता। इसके लिए जो 2 मुख्य बीमारियां हैं, एक तो उकटा रोग, दूसरा रतुआ रोग, ये मसूर में प्रमुख रूप से लगते हैं। तो इस तरह इस बीमारियों से बचने के लिए जो है हम जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है या प्रजनन का जो प्रोग्राम है, उनको रोग प्रतिरोधी क्षमता डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम है वो इन 2 विशेष बीमारियों पर केंद्रित है। तीसरा है नॉन प्रेफरेंस फॉर एफिड, जो एफिड लगता है उसके लिए जो है इस तरह की प्रजातियां विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनमें एफिड जो है कम लगे। हमारी पहली एक प्रजाति थी DPL 62, उसमें ये खासियत है कि उसमें जो है एफिड लगता है, कम लगता है। उसकी वजह है कि उसके जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ा पीले रंग की होती हैं, तो एफिड उसको प्रिफर ज्यादा नहीं करता है। एफिड जो प्रेफरेंस होती है वो सकुलेंट टाइप की जो ग्रीन पत्तियां होती हैं उस पर ज्यादा उसका वो रहता है। तो इस तरह की प्रजातियों पर के डेवलपमेंट पर हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि इस तरह की एफिड नॉन प्रेफरेंस वैरायटी विकसित की जा सके। नेक्स्ट वन। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो है किसान भाइयों के लिए है कि वैरायटी, कि कौन सी वैरायटी लें और किस क्षेत्र के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी। तो 2 तरह की वैरायटी जो हम पहले भी बता चुका हूं कि 2 तरह की वैरायटियां हैं, स्मॉल यानी छोटे दाने वाली और लार्ज बड़े दाने वाली। बड़े दाने वाली जो प्रजातियां हैं वो आपके सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे कि आपका बुंदेलखंड रीजन हो गया और आपका MP, छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान, जो जितने भी रीजन है यहाँ पर बड़े दाने वाली प्रजातियां ज्यादा किसान उगाते हैं। तो उनके लिए बहुत सारी प्रजाति जो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर और दूसरे विश्वविद्यालय और संस्थानों द्वारा भी विकसित की गई हैं। इन प्रजातियों में मैं बताना चाहूंगा IPL 526, IPL 315, IPL 321 और IPL 316, IPL 329, ये जितनी भी IPL सीरीज की प्रजातियां हैं वो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर द्वारा विकसित की गई हैं। और इनके बारे में डिटेल में मैं आगे इनका विवरण दूंगा कि ये किस क्षेत्र के लिए हैं। अभी पीछे चलिए अभी थोड़ा सा। और छोटे दाने वाली प्रजाति हैं शेखर 5, क्रिस, PL 9, IPL 220, PL 8
और PL6, IPL 225, IPL 23। तो जितनी भी ये छोटे दाने वाली प्रजातियां हैं, ये विशेषकर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। नेक्स्ट वन। हमारे संस्थान द्वारा जो प्रजातियां विकसित की गई हैं, सबसे पहली प्रजाति जो आजकल काफी पॉपुलर भी है किसानों के बीच, और अभी रिसेंट 2013 में इसका जो है रिलीज हुई थी और सीड चेन में भी है, IPL 316। वैसे तो इसकी जो यील्ड है, एवरेज यील्ड जो ओवरऑल इंडिया टेस्ट होता है उसमें 13 कुंटल से ज्यादा केजी पर हेक्टेयर, 13 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से है। ये लार्ज सीडेड वन है। इसका जो सीड कोट है वो ब्राउन कलर का है और अंदर से ऑरेंज कलर की। ये टॉलरेंस टू बिल्ट और रस्ट है। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी है, और एक हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई ने इसकी 30 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उपज जो है प्राप्त की है। तो ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी रही है, और आगे भी हम लोगों ने बहुत सी दूसरी वैरायटी भी डेवलप की हैं, वो भी काफी अच्छी हैं। नेक्स्ट वन। हमारी अगली जो वैरायटी है हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई है, IPL 526। ये इसकी विशेषता ये है कि ये रिकमेंडेड है फॉर लेट सोन कंडीशंस। कभी कभी जैसे कि धान की जो कटाई है उसमें देरी हो जाती है, तो उन परिस्थितियों में IPL 526 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसे किसान भाई उगा सकते हैं। इसकी यील्ड, क्योंकि ये लेट कंडीशंस के लिए है, तो इसकी यील्ड जो है 7 से 8 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से है। क्योंकि लेट उगाते हैं तो ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है कि जो भी जितनी भी ड्यूरेशन वैरायटी की कम होती है तो उसकी जो उत्पादकता पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए थोड़ा यील्ड इसकी अंडर दी लेट कंडीशन 7 से 8 कुंटल है, मगर कंपेयर टू दूसरी जो प्रजातियां अगर सेम कंडीशन में लगाएं तो उसकी अपेक्षा इसकी ये उत्पादकता काफी अधिक है। इसका जो सीड कोट है वो ब्राउन कलर का है और ऑरेंज इसका कोटिलीडन है, और ये रेजिस्टेंट है फॉर बिल्ट और रस्ट के लिए। नेक्स्ट वन। अब हमारी जो नेक्स्ट वैरायटी है IPL 220, IPL 220। तो इस वैरायटी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें इट इज ए बायोफोर्टिफाइड वैरायटी। बायोफोर्टिफाइड वैरायटी का मतलब है कि इसमें जो है आयरन, जिंक और सेलेनियम, ये जो पोषक तत्व हैं वो इसके दानों में काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं दूसरी प्रजातियों की अपेक्षा। इसकी यील्ड एबिलिटी भी जो है, उत्पादक क्षमता भी है जो है, वो जो हमारी दूसरी वैरायटी इस क्षेत्र में प्रचलित है HUL 57 और KLS 218, उनसे 10 से 11% ज्यादा है। तो उत्पादकता अधिक होने के साथ साथ इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी अधिक है। तो मार्केट वैल्यू इस वैरायटी की काफी अधिक है। तो किसान भाई जो छोटे दाने वाली प्रजाति उगाना चाहते हैं तो इस प्रजाति का चुनाव कर सकते हैं। ये स्मॉल सीडेड है और इसके कोटिलीडन कलर जो है वो भी ऑरेंज कलर का होता है, और रेजिस्टेंट टू जो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो मेजर मुख्य बीमारियां हैं रतुआ और उकटा, और तीसरी बीमारी जो स्टेम फाइलम ब्लाइट करके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में आ रही है, उसके लिए भी रोग प्रतिरोधकता क्षमता रखती है। नेक्स्ट वन। पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए कई सारी प्रजातियां विकसित की हैं। इनमें से एक है IPL 321। इसकी एवरेज जो औसत उत्पादकता है वो 13 कुंटल के आसपास है पर हेक्टेयर। ये लार्ज सीडेड वन है
और सामान्य परिस्थितियों में उगाने के लिए उपयुक्त है। और सबसे बड़ी बात है कि हाईली रेजिस्टेंट टू विल्ट, यानी उकटा जो रोग है उसके लिए इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अधिक है। ये रस्ट के लिए भी रोग प्रतिरोधी है। तो ये काफी, यानी बुंदेलखंड जो रीजन हमारा है, सेंट्रल पार्ट और बुंदेलखंड रीजन, उसके लिए जो है काफी उपयुक्त प्रजाति है। नेक्स्ट वन, IPL 315, IPL 315, ये भी उत्तर प्रदेश के लिए है। ये भी, इसकी उत्पादकता भी 13 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से है और लार्ज सीडेड वन है और नॉर्मल परिस्थितियों में उगाने के लिए काफी अच्छी है। नेक्स्ट वन, लास्ट ईयर हम लोगों ने 2 वैरायटी जो है विकसित की हैं, IPL 225, IPL 329। IPL 225 स्मॉल सीडेड है, एवरेज यील्ड 10 कुंटल पर हेक्टेयर है। ये रेजिस्टेंट है टू उकटा और फ्यूजेरियम विल्ट के लिए। दूसरी वैरायटी IPL 329, ये काफी अच्छी वैरायटी है। एवरेज यील्ड इसकी 10 कुंटल पर हेक्टेयर है, लार्ज सीडेड वन है और रेजिस्टेंट है, रोग प्रतिरोधी है रस्ट के लिए, रस्ट मतलब रतुआ के लिए, और दूसरा आपका उकटा रोग के लिए। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश रीजन के लिए हम लोगों ने एक वैरायटी रिलीज की है, IPL 534। इसकी विशेषता ये है कि ये एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी, मतलब कम ड्यूरेशन वाली प्रजाति है। 100 से 107 दिन में जो है पककर तैयार हो जाती है। इसकी उत्पादकता भी काफी अच्छी है क्योंकि जल्दी पक जाती है। तो 12 कुंटल पर हेक्टेयर एवरेज यील्ड है। मगर किसान भाई अगर इसको अच्छी तरह से उगाएं तो ये जल्दी भी पकती है और 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर तक इसकी जो है उपज किसान भाई ले सकते हैं। सीड साइज अट्रैक्टिव है, बड़ा साइज है और कोडिलीडन का कलर रेड या ऑरेंज कलर का है और रोग प्रतिरोधकता क्षमता और रतुआ के लिए भी है, उकटा रोग के लिए भी है और स्टेम फाइलम ब्लाइट, इस ये जो नई डिजीज आ रही है उसके लिए भी। नेक्स्ट वन, अब बात आती है कि किसान भाई सीड कहाँ से प्राप्त करें। तो सीड प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को कई सोर्स हैं, मतलब कई उस सोर्सों से सीड प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश बीज निगम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो अपनी जो वैरायटीज हैं डेवलप करती हैं, उनका वो सीड उत्पादन भी करती हैं और वितरण भी करती हैं। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है जो कि सर्टिफाइड सीड विभिन्न प्रजातियों का पैदा करते हैं और किसानों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और केवीके हैं, जो केवीके जो है हर क्षेत्र में केवीके हैं। तो किसान भाई अपने केवीके से जाके इन विभिन्न मसूर की प्रजातियों का के बारे में पता कर सकते हैं और सीड के बारे में भी जो है पता कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके सेलिंग सेंटर हैं, वहां से भी किसान भाई जो है विभिन्न प्रजातियों के बीज प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब आती है किसान भाई की मसूर की खेती, मतलब जो तकनीकी है वो कैसी है, किस तरह से करें और किस में करें, कैसे करें। तो सबसे पहले आता है कि फील्ड, जो आपका खेत है उसका चुनाव और उसकी तैयारी। मसूर की खेती के लिए, वैसे तो मसूर की खेती हर एक भूमि में हो जाती है, हर एक तरह की जो सॉइल है उसमें हो जाती है, मगर इसके लिए विशेषकर जो लोम, सैंडी लोम और सिल्टी लोम, इस तरह की जो मिट्टियां हैं वो काफी अच्छी रहती हैं। इसमें जो है इस तरह की जो मिट्टियां हैं उसमें काफी पैदावार अच्छी होती है। अब आती है बात की लैंड प्रिपरेशन, यानी कि भूमि की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो देखें कि खेत में नमी है या नहीं। अगर नमी नहीं है तो उसके लिए पहले एक प्री सोइंग यानी पलेवा कर लें और पलेवा ओट आने पर अच्छी तरह से खेत को तैयार करें। उसके लिए आप 2 हैरो चलाएं, डीप प्लो करें और कल्टीवेटर से
इसके बाद एक कल्टीवेटर लगा के और भूमि को जो है पाटा लगा के समतल करें, और इससे जो है आपकी जो भूमि है काफी जो है बुआई के लिए काफी अच्छी रहेगी, भुरभुरी हो जाएगी और बीज जो है जमने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट वन। अब बात आती है कि किसान भाई कब जो है मसूर की खेती करें, किस टाइम जो है बीज बोएं। तो सबसे, अब रबी का मौसम आने वाला है, तो मसूर की जो बुआई का उचित समय है वो सेकेंड फोरनाइट ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर का दूसरा पखवाड़े से लेकर नवंबर के पहले पखवाड़े तक मसूर की जो है बुआई कर देनी चाहिए। अगर किसी वजह से किसान भाई जो है मसूर की बुआई यानी देर से करना चाहते हैं, तो उसके लिए 15 दिसंबर से पहले जो है मसूर की जो बुआई कर दें। अगर इसके बाद भी बुआई करते हैं तो उसका जो है उत्पादकता पे काफी प्रभाव पड़ता है, और क्योंकि मार्च अप्रैल में जाके जो है टेम्परेचर जो है, जो तापमान है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और जो फ्लावर आते हैं तो उसमें पोड़ नहीं बन पाती, और जो है फोर्स मैच्योरिटी यानी कि जो आपकी जो पैदावार है उसमें जो फलियां बनती हैं वो एकदम से पक जाएंगी और उनमें दाने ठीक से नहीं बनेंगे, जिससे कि ज्यादा उत्पादकता ज्यादा आपको प्राप्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन है कि आपका कितना सीड रेट रखें, यानी कि बीज दर कितनी होनी चाहिए। इसके लिए जो हमारे छोटे दाने वाली प्रजाति हैं उनके लिए, उसके लिए 35 से 40 केजी पर हेक्टेयर, बड़े दाने जो वाली जो प्रजाति हैं उनका 50 से 55 केजी। मगर अगर उथेरा या रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं, उथेरा का मतलब कि आप धान की जो खड़ी फसल है उसकी कटाई के 15 दिन पहले ही जो है मसूर की बुआई करना चाहते हैं, तो उसके लिए 25 से 30% जो है प्रतिशत ज्यादा बीज दर रखनी चाहिए। इसका कारण ये है कि जो खड़ी फसल में जो है धान की मसूर के दाने हम लोग छिड़कते हैं, बीज छिड़कते हैं, तो उससे जो है बहुत से दाने जो है ऊपर ही रहेंगे और वो जम नहीं पाते हैं, जिससे कि अगर इसकी मात्रा ज्यादा न रखें तो पौधों की जो संख्या है वो कम होगी और उसके द्वारा जो है उत्पादकता पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज आती है कि प्लांटिंग डिस्टेंस कितना, मतलब कितनी दूरी पे। ज्यादातर किसान भाई देखते हैं कि छिड़काव विधि से जो है मसूर बो देते हैं, गए और खेत में गए और छिड़क कर चले आए। मेरा सुझाव है कि किसान भाई ऐसा ना करें, उसके लिए जो है लाइन में सोइंग करें। लाइन में सोइंग करेंगे, सोइंग करने के कई फायदे हैं, और मसूर की लाइन में सोइंग करने के लिए जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 25 से 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और प्लांट से प्लांट, जो पौधे से पौधे की दूरी है 3 से 5 सेंटीमीटर। इसका लाइन में सोइंग करने से जो आपकी दूसरी कृषि क्रिया करने में जो है काफी सुविधा रहेगी, और जिससे कि पौधों की बढ़वार पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अच्छी पैदावार होगी। नेक्स्ट वन। इसके बाद आता है कि बीज का जो है उपचारित करना, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जैसे कि मसूर में उकटा रोग, जो कि सॉइल बोर्न है, मतलब सॉइल जो भूमि में इसके जो है रोग के जो जीवाणु है वो भूमि में होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ये काफी मात्रा में लगता है। तो इसके लिए जरूरी है किसान भाई जो है बीज को उपचारित कर बोएं। इसके लिए करना क्या है किसान भाइयों को, 1 किलो सीड में 1 किलो 1 ग्राम बेविस्टीन या कार्बनडाजिम प्लस 2 से 2.5 ग्राम सीरम डस्ट को मिक्स करके आप अपने 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद फंजीसाइड से उपचारित, यानी ये कवकनाशी होती हैं, इनसे उपचारित करने के बाद किसान भाइयों को चाहिए कि राइजोबियम कल्चर से जो 20 से 25 ग्राम
कल्चर पर प्रति केजी के हिसाब से जो है बीज को उपचारित करें, और जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए बीजों को उपचारित करें। इससे जो है आपकी जो उत्पादकता में है 10 से 15% की वृद्धि होगी, क्योंकि इससे जो आपके गांठ हैं, जो नीचे गांठ बनती है जड़ों में, उनकी जो है वृद्धि काफी अच्छी होती है, और वो जिसका जो लाभकारी प्रभाव जो है पौधों की वृद्धि पर पड़ता है, इससे उत्पादकता बढ़ती है। नेक्स्ट वन। अब आती है बात फर्टिलाइजर कितने, मतलब जो उर्वरक हैं उनकी कितनी मात्रा और कब दें मसूर में। तो उर्वरकों के लिए सबसे पहले किसान भाई जो आपकी जो मृदा है, जो मिट्टी है, जो खेत की भूमि है, उसको जो टेस्ट करा लें, और उसके हिसाब से जो है कितने कौन से पोषक तत्व की मात्रा हमारी भूमि उनकी भूमि में कमी दिख रही है, उसके हिसाब से जो है उर्वरकों का प्रयोग करें। और वैसे सामान्य तौर पर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता मसूर के खेत में होती है। और इस जो ये बेसल डोज है, इसको जो है जो खेत की तैयारी के टाइम ही डाल देना चाहिए। ये जो डोज है उर्वरकों की, इसको सप्लाई हम 100 किलोग्राम डीएपी से और 33 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश से और 200 केजी जिप्सम से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं। जब किसान भाई देर से मसूर की बुआई करते हैं तो उसके लिए ये होता है कि जो पौधों की पैदावार है वो कम होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि किसान भाई जो 2% यूरिया का स्प्रे बिफोर फ्लावरिंग, अर्थात 45 से 50 दिन के सोइंग के बाद जो है 2% यूरिया का छिड़काव करें। इससे जो है पौधों की जो वृद्धि है वो थोड़ा तेजी से होगी, और जो देर से बुआई की है उसकी रिकवरी हो जाएगी, और पौधों की बढ़वार ज्यादा होने पर पैदावार पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन। इरिगेशन शेड्यूल मतलब सिंचाई, और किस स्टेज पर जो है मसूर में सिंचाई करें किसान भाई। मसूर जो है सूखा क्षेत्र के लिए में उगाई जाने वाली एक प्रमुख मसूर वाली क्रॉप है। इसके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस मसूर में जनरली सामान्य तौर पर 50 से 60 दिन में आफ्टर दी सोइंग एक लाइट यानी कि एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, और किसान भाई इसके लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग कर सकते हैं। इससे जो है आपके जो पानी की है वो पानी की बचत भी होती है, और फ्लडिंग करने पर, अगर फ्लडिंग से करते हैं तो उसमें जो है क्रॉप को जो नुकसान है वो काफी हो जाता है, क्योंकि जहां भी पानी रुकता है वहां पे पौधे सूखने लगते हैं। अगर विंटर में कोई रेन नहीं होती है तब जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है मसूर की खेती के लिए, अन्यथा मसूर में सिंचाई की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है कि किसान भाई मसूर उगा दिए, उसके बाद उसमें खरपतवार बहुत से, जैसे कि हिरनखुरी, विशेषकर हिरनखुरी जो है काफी जो है मसूर के खेत में आती है। तो उसके रोकथाम के लिए किसान भाई पेंडामेथिलीन 30 EC जो
4 से 5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 48 घंटे के अंदर जो है छिड़काव करें। और इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो 40 से 50 दिन में एक मैनुअल बीडिंग जो हाथ से निकाई करते हैं वो कर सकते हैं। मगर उथेरा में जो है प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड है या जमने से पहले जो हर्बिसाइड उनका उपयोग नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में जो पोस्ट यानी कि मसूर जमने के बाद भी कुछ खरपतवार नाशी हैं, जैसे क्यूजिलोफ इथाइल या टर्गा सुपर भी कहते हैं, वो 40 से 50 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से 15 मतलब सीड सोइंग के 15 से 20 दिन बाद इसका छिड़काव करके काफी हद तक जो है खरपतवारों को नियंत्रित मसूर के खेत में किया जा सकता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो मसूर की जो मुख्य बीमारियां हैं वो दो ही हैं, एक तो रस्ट मतलब रथुआ, दूसरा उक्ता। तो अगर रथुआ रोग दिखाई दे तो उसकी रोकथाम कैसे करें? उसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से या बेटेविल सल्फर 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के एसून जिससे जितना जल्दी हो उसका जो है, जैसे ही रथुआ रोग के लक्षण पत्तियों पे दिखाई दें उसका छिड़काव कर दें। इससे काफी हद तक जो है इस बीमारी की जो है रोकथाम हो सकती है। दूसरा जो मुख्य बीमारी है मसूर की वो है उक्टा। तो उक्टा के लिए डीप प्लाइंग इन समर में जो गर्मियों में है गहरी जुताई करें। नंबर 2, अडॉप्ट दी क्रॉप रोटेशन, यानी कि बार बार एक ही खेत में मसूर की खेती ना करें। उससे जो है ये उक्टा जो रोग है उसके जो कवक मतलब जो जीवाणु है वो काफी संख्या में जो है सॉइल में जो है पनपते रहते हैं और जो है काफी हानि करते हैं। तो इसके लिए है कि मसूर के बाद कोई दूसरी फसल लें जिससे कि ये उक्टा रोग की जो रोकथाम काफी हद तक हो जाती है। और सीड ट्रीटमेंट यानी बीज को जो है उपचारित कर बुएं। और ग्रो द अलसी क्रॉप एवरी अल्टरनेट ईयर, यानी कि एक साल अलसी लें दूसरी साल मसूर लें, तो इससे भी जो है उक्टा रोग की काफी जो है रोकथाम हो जाती है। इसके बाद जितनी भी प्रजाति हैं, ज्यादातर प्रजातियां रोग प्रतिरोधी हैं, तो किसान भाई ध्यान रखें कि जो भी प्रजाति बोए वो रोग प्रतिरोधी उक्टा रोग के लिए हो, तो उससे जो है किसान भाइयों की मसूर की जो है उत्पादकता काफी बढ़ जाएगी। एक जो बीमारी एफिड मतलब इंसेक्ट है, ब्लैक एफिड, पहले भी कहा ये भी आता है। ये रेगुलरली नहीं आता है, किसी साल ज्यादा होता है तो किसी साल नहीं दिखाई देता है। अगर इसका अगर कोई लक्षण इस ब्लैक एफिड मसूर के खेत में दिखाई दे तो उसके लिए डाइमिथोएट यानी रोगर 30 1 ml पर लीटर के हिसाब से ऑन द क्रॉप फोलिएज यानी जो आपकी खड़ी फसल है उस पर स्प्रे करें, तो उससे जो है ये अटैक जो है ब्लैक एफिड का काफी रोकथाम हो जाएगी। पोर्ट बोरर अगर पोर्ट बोरर दिखाई दे मसूर के खेत में, जो पोर्ट बोरर कम ही लगता है, अगर फिर भी अगर दिखाई दे मसूर में तो इंडोकार 114.SC एट 1 ml पर लीटर के हिसाब से या प्रेफनोव 50 EC 2 ml पर लीटर के हिसाब से पत्तियों पर छिड़काव करने से इसकी रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट में हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग मसूर
जो जो आपकी 80% फिजियोलॉजिकल में जो मैच्योरिटी आए तब जो है, या किसान भाई जो है दाना जो है जैसे ही दांतों के नीचे दबा के देखते हैं, अगर वो कड़ा कटता है, टूटता है, तो उस वक्त जो है मसूर की जो है हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग करें। और स्टोरेज के लिए 10 से 12% जो है सीड में जो है मॉइस्चर होनी चाहिए बिफोर स्टोरेज। अगर ज्यादा मॉइस्चर होगी तो उसमें जो है आपके स्टोरेज के टाइम जो ब्रोकिड है या जो कीड़े हैं वो लगने का जो है संभावना बढ़ जाएगी। तो इस चीज का किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना है कि दानों में जो मॉइस्चर का प्रतिशत है वो 10 से 12% हो। नेक्स्ट वन। इसमें आगे मैंने कुछ 3-4 स्लाइड हैं, उसमें दिया है कृषि क्रियाएं क्या है, करने का क्या का समय, करने की विधि और करने की क्यों आवश्यकता है, कृषि क्रियाएं कब और क्या ध्यान देने वाली बातें हैं वो सब बताइए। जैसे कि मृदा परीक्षण, उसके लिए अक्टूबर और फसल कटाई के बाद हम कराएं। करने की विधि, खेत के हर कोने और बीज से जो है मिट्टी लेकर अच्छे से मिलाएं और इसमें से 500 ग्राम का नमूना निकालें और इसे पास के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में लेकर जाएं और अपनी मिट्टी का जो है परीक्षण कराएं। इसकी आवश्यकता क्यों है? इससे खेत की मृदा उर्वरता के बारे में जानकारी मिलेगी और मिट्टी को आवश्यकता अनुसार उर्वरक किसान भाई दे सकेंगे। इसके सटीक प्रमाण के लिए नमूनों को खाद के ढेर और फसल के अवशेषों या खड़ी फसल के आसपास नहीं लेने चाहिए। इस बात का किसान भाई ध्यान रखें। खेत की तैयारी के टाइम करने का समय, खेत की तैयारी जो है अक्टूबर से शुरू कर देनी चाहिए। नमी संरक्षण के लिए अच्छी जुताई के बाद भूमि पर पाटा लगाना चाहिए। खेत समतल होना चाहिए। इसके लिए लेजर लैंडर लेबरर का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। खेतों करने की विधि, खेतों को आवश्यकता अनुसार डिस्क हैरो कल्टीवेटर से अच्छी तरह तैयार करें। खेत की उत्तम समतलता के लिए लेजर लैंड लेबरर का प्रयोग करें। अगर गांव में उपलब्ध ना हो तो निकटतम स्रोतों से व्यवस्था कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं किसान भाई। 2 से 3 बार खेत तैयार करना चाहिए और प्लैंकर या पाटा लगाकर खेत को समतल करें। इसकी आवश्यकता क्यों है? अच्छी तरह से तैयार खेत खरपतवार नियंत्रण में सहायक होते हैं। समतल खेत में सिंचाई की समान रूप से होती है, इससे सिंचाई और जल की बचत होगी। ये सभी किसान भाई अच्छी तरह जानते भी हैं। उठे हुई क्यारियों में जल्दी सिंचाई होती है, पानी की बचत होती है और इन क्रियाओं को करते टाइम किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना है? मिट्टी की नमी संरक्षण के लिए भारी और गहरी जुताई करनी चाहिए। यदि बिना खेत तैयारी के यानी कि जीरो टिलेज में करनी हो तो हैरो से खेती की जुताई नहीं करनी चाहिए। भारी मिट्टियों में ढेले बनने के कारण क्यारी विधि में बुआई करने से बचना चाहिए और फसलों के अवशेष जमा प्रभावित होता है। ये चीजें जो है किसान भाइयों को ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला है बुआई की विधि, करने का समय। अगर खेत में पुआल बिखरा हुआ हो तो रोटरी डिस्क या हैप्पी सीडर का उपयोग करें। अगर यदि धान की कटाई के बाद पर्याप्त नमी हो तो उपरोक्त दोनों मशीनों का प्रयोग बुआई के लिए कर सकते हैं। कैसे करें? वो बुआई सीड ड्रिल के द्वारा किया जाना चाहिए। बीज और उर्वरक बाई सीडलिंग ऑपरेशन के दौरान सावधानी से जांच कर लेनी चाहिए। बुआई खेतों में करने की आवश्यकता क्या है? तो खेत में फसलों के अवशेष से खरपतवार नियंत्रित किए जा सकते हैं। अवशेष प्रतिघात से नमी संरक्षण और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने में मदद होती है। फसल के अवशेष को किसान भाई ध्यान रखें कि फसल के जो अवशेष हैं उनको जलाना नहीं चाहिए। जलाने से जो है आपके जो
उपयोगी और कीट है वो मर जाते हैं, और शून्य टिलेज में बुआई करने से खेत को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। इन चीजों का जो है किसान भाई ध्यान रख सकते हैं। उन्नत किस्मों के चुनाव के बारे में किसान भाई अक्टूबर में उन्नत किस्मों का चुनाव कर लें, और अनुसंधान केंद्र, राज्य के किसी विभाग प्रतिनिधियों के विचार विमर्श के बाद अनुमोदित यानी उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव करें। किसान भाई जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के लिए जो है उसी क्षेत्र की प्रजाति का जो है चुनाव करें। इससे क्या होगा कि फसल की उत्पादकता बढ़ेगी, उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के लिए बाजार में ऊंची कीमत भी मिलेगी। किसान भाई ध्यान रखें कि पुरानी किस्मों का उपयोग ना करें। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। उर्वरक एकीकृत संतुलित उपयोग, इसके लिए करने का खेत की तैयारी के समय आप करें। अगर उपलब्ध हो तो 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर का खाद मिलाना खेत में मिलाएं। इसके साथ ही खेत की तैयारी के समय शुरुआती खुराक के रूप में 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन का इसमें पूरक रूप से मिलाना चाहिए। मैंने पहले बताया कि 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। अगर 10 से 15 टन सड़ी हुई खाद का उपयोग कर रहे हैं तो इसकी मात्रा को आप घटाकर 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन पूरक के रूप में किसान भाई दे सकते हैं। ऐसा करने से जो है आवश्यक पोषक तत्व संतुलित व एकीकृत प्रबंधन माध्यम से पौधों को उपलब्ध होंगे, जिससे पौधे स्वस्थ और उच्च उत्पादकता वाले होंगे। कृषि क्रियाएं करते समय क्या क्या ध्यान रखें, उर्वरक देते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बीज और उर्वरक को मिट्टी में एक ही जगह पे ना बोना चाहिए। मतलब जो बीजों का अंकुरण, इससे बीजों का अंकुरण प्रभावित होता है। इसलिए जब भी बुआई करें तो बीज उर्वरक ड्रिल के द्वारा ही की जा रही तो खाद को बीज की तुलना में गहरा बोना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी तत्व की कमी दूसरे तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित ना करे। सिंचाई, मसूर में सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। जरूरत उपलब्धता के आधार पर अक्टूबर महीने में बुआई से पहले एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। खेतों में और उसके चारों ओर मेड़ बनाना चाहिए और भूमि को बराबर भागों में बांटना, जिससे कि समान रूप से सिंचाई हो सके। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मेड़ बनाई जो है फ्लड इरिगेशन करते हैं तो कहीं ज्यादा कहीं कम पानी हो जाता है, तो उसमें जो ओट आने में देर हो जाती है, कहीं जल्दी ओट आ जाती है और कहीं देर से आती है। और जब बुआई करते हैं तो कहीं सूखा रह जाता है, जहाँ सूखा रह जाता है वहां पे जो है बीज का जो है जमाव ठीक से नहीं होता है, तो इससे उत्पादकता जो है काफी प्रभावित होती है। तो किसान भाई इस चीज का ध्यान रखें। यह खेत तैयार करने और अच्छे अंकुरण और फसल की अधिक उत्पादकता में मदद करती है। सिंचाई के जल का सही उपयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। खड़ी फसल में भारी मात्रा में सिंचाई न करें, क्योंकि जल भराव के कारण लाभ की जगह जो है फसल को काफी हानि हो जाती है। मसूर के फूल बनने के समय और फलियों के पकने के समय सिंचाई से बचें। इससे जो है जो उत्पादकता पे है वो जो काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वन। खरपतवार नियंत्रण के लिए जमाव से पूर्व जो है कवक जो शाकनाशी खरपतवार नाशी है उनका उपयोग करें। बुआई के 30 से 60 दिन में अगर जरूरत पड़े तो एक निकाई अवश्य करें। शाकनाशी की अनुशंसित मात्रा का ही छिड़काव करें, कम और ज्यादा ना करें, उससे जो है आपकी जो है फसल को नुकसान हो सकता है। और समान रूप से छिड़काव करें। इसके लिए चपटे फैन नोजल का उपयोग करें, ये जिससे जो है समान रूप से खरपतवार नाशी का जो है छिड़काव हो सकता है। खरपतवार इसके करने से जो है खरपतवार आपके की जनसंख्या काफी स्तर तक है रोकी जा सकती है। उससे होने वाली आर्थिक हानि से
बचा जा सकता है। किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि बिना सिफारिश के 2 या 2 से ज्यादा कवकनाशी, शाकनाशी एक साथ ना मिलाएं। खरपतवार के बीजों में मिश्रित फसल के बीजों का उपयोग ना करें। अनुशंसित मात्रा से ज्यादा शाकनाशी ना डालें, उससे आपकी जो फसल है वो खराब हो सकती है। और एक ही खेत में सालों तक एक ही शाकनाशी का इस्तेमाल ना करें, उससे भी जो है काफी जो है फसल पर प्रभाव पड़ता है। प्रजातियों का लिए रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का उपयोग करें। अक्टूबर नवंबर में ही आप चुनाव कर लें और विश्वसनीय सूत्रों से जो है स्वस्थ बीजों को खरीदें। कभी भी किसान भाई जो है बाजार से लाकर बो देते हैं, तो इस चीज से थोड़ा बचना चाहिए। फसलों को रोगों से बचाने के लिए स्वस्थ व रोग प्रतिरोधी प्रजातियों की बुआई करें। जो प्रजाति अनुमोदित हो उनका इस्तेमाल, जो प्रजाति अनुमोदित न हो उनका इस्तेमाल न करें। यदि इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपका मध्य क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और बुंदेलखंड, इन क्षेत्रों में जैसे कि बड़े दाने वाली प्रजातियां ज्यादा प्रचलित है और ज्यादा सक्सेसफुल हैं। मतलब जो बड़े दाने वाली है उनकी पैदावार अच्छी होती है। और इस क्षेत्र के लिए अनुमोदित प्रजातियां, जैसे अगर कोई छोटे दाने वाली प्रजाति उगा रहे हैं और इधर दूसरे क्षेत्र के लिए अनुमोदित है और इस क्षेत्र में उगाते हैं, तो उसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जो क्षेत्र आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के लिए अनुमोदित प्रजाति का ही जो है चुनाव करें। इस चीज का जो है किसान भाइयों को काफी जो है ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट में बीज उपचार, इसके बारे में बुआई के समय करें। जड़ों की गांठों के अच्छे विकास के लिए बुआई से पूर्व बीजों को राइजोबियम कल्चर की नस्ल से अच्छी तरह से उपचारित करना चाहिए। अंकुरण और अंकुरों को कवक क्षति से बचाने के लिए बीजों को कवकनाशी जैसे कार्बेंडाजिम और थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से या ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्लस कार्बोक्सिन 2 ग्राम पर केजी की दर से उपचारित करना चाहिए। अगर किसी खेतों में नेमाटोड लगते हैं तो नेमाटोड ग्रसित खेतों की बुआई के लिए बीजों को कार्बोसल्फान से 3 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज उपचारित करने से मिट्टी और बीज जनित रोगों से जो है सुरक्षा प्रदान होती है, अंकुरण अच्छा होता है और पौधे स्वस्थ होंगे, उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी। बीजों को बिना उपचारित किए न बोएं, अन्यथा बीज जनित रोगों से फसल को भारी नुकसान हो सकता है। विशेषकर मसूर में जो है उकटा रोग जो है, अगर बिना बीज उपचारित के बोते हैं तो उकटा रोग काफी आता है और उससे फसल को काफी नुकसान होता है। एफिड नियंत्रण, इसके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। ये खेत के किनारे वाले पौधे पर आंखों से एफिड की उपस्थिति देखने के पश्चात जो है एफिड के बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड मेटासिस्टिकोस का छिड़काव करें और किनारे के चारों ओर 2 से 3 मीटर के अंदर ही छिड़काव करें। एफिड हमले में के कारण फसल को भारी नुकसान होता है। किसान भाई एफिड बचाव के लिए संपूर्ण खेत में रसायन का छिड़काव न करें, इसकी सावधानी बरतें, क्योंकि इसका करने से जो मित्र कीट हैं जैसे कि लेडी बर्ड बीटल का नुकसान पहुंचता है। यह बहुत जरूरी है कि उपयोगी कीट खेत में ही रहें। तो इस चीज का जो एफिड के लिए नियंत्रण का रसायन छिड़क रहे हैं तो इन चीजों का किसान भाई ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट। कटाई दैहिक यानी कि फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरिटी आती है उस समय फसल की कटाई करें। इसके लिए करने के लिए जब दानों को दांतों से दबाने पर कठोरता प्रतीत हो तब फसल की कटाई के लिए तैयार हो जाए। फसल जो है मसूर की जो है कटाई के लिए तैयार होती है, उस टाइम जो है किसान भाई जो है फसल की कटाई कर सकते हैं। उचित समय पर कटाई से अनाज की गुणवत्ता अच्छी होगी और भंडारण के समय कीटों की क्षति कम होगी और अंकुरण भी बहुत
अच्छा होगा। अगर दानों में अधिक नमी हो तो कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दानों की क्षति और अधिक होती है और गुणवत्ता पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे जो है आपके जो फसल का वो जो दानों का मूल्य है मसूर के, उनका जो है कमी आ जाती है। मसूर का भंडारण के लिए बीजों में जो नमी होनी चाहिए वो 10 से 12% से कमी होनी चाहिए। ज्यादा होने पर जो है कीटों को, जो भंडारण वाले कीट हैं, उनके लगने की संभावना बढ़ जाती है। बीजों का रखरखाव उचित होना चाहिए। बरसात में भंडारण के समय कीटनाशक का उपयोग ना करें। भंडारण के समय कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। और बरसात के दिनों में दाने नमी अवशोषित करते हैं, जिससे कि भंडारण कीटों में बीज जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो है भंडारण के समय जो है बीजों की नमी जो है 10 से 12% से कम रखनी चाहिए। अधिक नमी की अवस्था में बीजों में भंडारण नहीं करना चाहिए, वरना बीजों को की जो जीवितता है, मतलब जो उनके जमने की जो क्षमता है, वो भी कम हो जाती है और भंडारण कीट से जो क्षति होने की जो है संभावना भी जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट। धन्यवाद ये इस परिचर्चा के लिए। ये मसूर में जो प्रजाति हैं और जो तकनीकी विधि है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारे पार्टिसिपेंट्स को मसूर के बारे में बहुत ही अच्छी वैरायटी और तकनीकी ज्ञान जो दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। अब सर कुछ प्रश्न हैं, कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं सर, उनका जो प्रश्न है उनको लेते हैं, और कुछ चैट बॉक्स में भी हैं सर। तो सभी पार्टिसिपेंट्स से निवेदन है कि आप अपने सवाल रख सकते हैं सर के सामने। तो सबसे पहले हैं देवराज कश्यप जी। प्लीज देवराज जी आए और अपने आप को अनम्यूट करके अपना परिचय दें और फिर अपना सर के सामने सवाल रखें। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा था, मैं मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से हूँ। यहाँ पे हमारा दलहन वाला क्षेत्र है, राजमार्ग द्वारा कलमे का जो रीजन है अपने बेस्ट फर्टाइल लैंड है यहाँ का अपना। हाँ जी, मैं तो यहाँ तो घूमा हुआ हूँ। कलमे का जो है आपने यहाँ आपने सुना होगा। जी बताइए। तो यहाँ पे आपकी मसूर की जो सोइंग है बहुत ज्यादा होती है हमारे राजमार्ग और कलमेटा क्षेत्र में। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक मार्गदर्शन चाहिए था आपका कि हम लोग जो मसूर की सोइंग करते हैं तो उसमें पानी वगैरह यदि गिर जाता है ये ठंड के समय में, तो उसमें पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह डिसीज आ जाती है। तो उसके लिए कोई ऐसी केस है जो पानी को सूट करती हो, या जिसकी सिंचाई भी कर दें तो वो उसमें वो पाउडरी वगैरह ना आए? देखिए नहीं, जो मसूर है ना, ये जो मसूर की जो अपनी जो वो है नेचर है, मतलब जो सूखाग्रस्त जो क्षेत्र हैं, जिनमें मतलब कभी कभार बारिश होगी हल्की फुल्की, इसमें ज्यादा अगर आप पानी देंगे ना तो मसूर को बहुत नुकसान होता है जी। जब भी आप फ्लड इरिगेशन जैसे आप पानी भर दिए तो उससे जो है पौधे आपके जो मसूर के सूख जाते हैं। तो मसूर को पानी की तो आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। एक पहली जो सिंचाई होती है आप पलेगा करके बो दिए, उसके बाद 50 से 60 दिन के बाद अगर बारिश ना हुई तो आपको पानी देने की जरूरत ही नहीं है मसूर में। तो अगर मसूर में अगर आप, हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपने दाने जब पड़ते हैं उस टाइम अगर पानी दे दिया और पकने के टाइम पानी लगता है कभी कभी कि किसान भाइयों की सूख रही है और पानी दे देते हैं, तो उससे जो है पूरी जो है क्रॉप आपकी फसल जो है आपकी खराब हो जाती है, पूरी काली पड़ जाएगी। तो मसूर की खेत जो फसल है उसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जहां तक जो बीमारी बता रहे हैं तो
मेरे ख्याल से पाउडरी मिल्ड्यू आती होगी तो लेट आती होगी, देर से आती होगी, तो उस पे उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मार्च या फरवरी लास्ट और मार्च में आ रही है तो उस टाइम ज्यादा उसका प्रभाव उसकी उत्पादकता में नहीं पड़ेगा, और उसी टाइम आती है पाउडरी मिल्ड्यू। वैसे हमने तो कभी देखा नहीं है अपनी क्रॉप में, ज्यादातर रस्ट आता है, रथुआ रोग लग जाता है। आपके यहाँ आती हो सकता है, मगर लेट आती हुई, देर से आती होगी, तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जितनी भी प्रजाति हैं आपकी, हमारे आपके नरसिंह के ही एक फार्मर्स थे, उन्होंने IPL 316 लगाया था, और हम गए थे उनके खेत में और काट के भी देखा। मतलब हम देखे तो 30 कुंटल तक उन्होंने हार्वेस्ट किया है मसूर का, IPL 316। ठीक सर, धन्यवाद सर। अगले किसान हैं सुखविंदर सिंह, फतेहाबाद हरियाणा से हैं। सुखविंदर जी अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर, मैं सुखविंदर सिंह। सर, हमारी जमीन में मसूर में पानी नहीं लगता सर। मसूर चाहे चना हो, हम धान के खेत में ही उसकी बुआई करते हैं। हाँ जी। और पकने के करीब जाके वो एकदम सूख जाता है, लास्ट स्टेज में उखेड़ा उसको बोलते हैं, अभी वो आ जाता है। उसके लिए हम क्या करें सर? क्या आता है कीड़ा? उखेड़ा, उखटा। उखटा? हाँ जी, वो जिस तरह भी पकने के टाइम से पहले ही कुछ दिन, 10-15 दिन पहले एकदम पूरा खेत सूख जाता है। विल्ट के लिए कह रहे हैं? रहती है ज्यादा? हाँ जी। मगर खेत में नमी तो ज्यादा नहीं रहती है उस टाइम? नहीं सर, वो लास्ट तक बढ़िया रहता है, चना वगैरह अच्छा पक जाता है, पर मसूर लास्ट में जाके हमारा खराब हो जाता है। नहीं तो कौन सी प्रजाति बोए आप ये बताइएगा। सर कोई प्रजाति नहीं, हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। सीड मार्केट में से जो मिलता है वो लेके बीज देते हैं। आपने प्रजाति का तो नाम ही नहीं पता है ना? सर है ही नहीं, हरियाणा में है ही नहीं सर हमारे कोई मसूर का इतना। मैं बता देता हूँ ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई दूसरे क्षेत्र के लिए जो है आपकी कोई प्रजाति है, और उसमें जो है आप अपने क्षेत्र में लगा देंगे ना, तो उससे भी जो है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है ना प्रजाति की, या उसमें जो रोग आता है उसमें आने लगने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। आप अगर कोई हमें प्रजाति बताएं कि इस तरह की हमने ये वाली लगाई थी, तो उसके अनुसार ही जो है थोड़ा सा समाधान हो सकता है। तो कौन सी लगाएं सर हरियाणा में, आप ये रिकमेंड करें सर प्लीज। आपके जो है आपका ये वेस्टर्न पार्ट में आता है ना, तो इधर PL 9 है, 8 है, इस तरह की जो प्रजाति है जो पन्नागढ़ से रिलीज है, उनका आप लगा सकते हैं। तो इसका बीज कैसे मिल सकता है सर मेरे को? बीज तो आप पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहां से मिल जाएगा। दूर पड़ता है सर, कोई कुरियर वगैरह की सुविधा है या कैसे सर? आपके पास में कोई केवी का होगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो ला के देंगे आपको बीज। केवी के होंगे, ब्लॉक स्तर पे है। केवी के तो सर, केवी के तो मेरे खेत के साथ ही है सर, एक ही डोल है हमारी बैरियर केवी की। उनसे संपर्क कीजिए आप। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि ना मुझे ये लग रहा है कि आपने कोई जो है ऐसे ही जो है प्रजाति जो ऐसे ही लगा दिया है, जिसकी वजह से वो उस तरह से सूख गया खेत। मतलब अदरवाइज जो है अन्यथा सूखना नहीं चाहिए, ऐसे जैसे आप बता रहे हैं कि सारा खेत सूख जाता है, क्योंकि उसमें ऐसी प्रजाति होगी कि उसमें जो है उक्टा रोग ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, ठीक सर। कौन है भैया? आप अपना परिचय देते हुए अपने प्रश्न रखें। रेडमी 9। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी। डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका। सर मैं मध्य प्रदेश की सिवनी जिले से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सर मैंने एक्चुअल में, आपने अभी शायद बीच में चर्चा किए थे ये IPL 316 की प्रजाति को लेकर मध्य प्रदेश के किसी किसान ने 30 क्विंटल पर हेक्टेयर का जो उत्पादन लिया है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आपके संपर्क में मतलब आपने कुछ उनसे ऐसा कुछ देखा कि उन्होंने क्या उसमें क्या ऐसा कुछ किया जिससे उनको उनका जो उत्पादन है इतना बढ़ के मिला? क्या उन्होंने कुछ दूरी बढ़ाया या फिर कुछ तकनीकी अलग की है, बेड पद्धति है जो भी, सर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हाँ, तो उन्होंने ना ऐसे ही जो है, एक तो जो मेड़ बना के किया था उन्होंने,
जी मेड़ पे उगा सर, कर उगते हैं। सर, जी जी तो उन्होंने सर मैं दोनों कुछ तरफ कहना चाहूंगा सर। हाँ हाँ बोलो। सर राव गुलाब सिंह लोधी जी जो है अपना आज हाँ के वही वही वेबिनार में वही हैं, तो हाँ अगर आप अनुमति दें तो। हाँ, वो भी हैं, गुलाब जुड़े हुए सिंह हैं क्या? लोधी जी, हाँ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए इसीलिए हैं। हमने कहा कि हाँ 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 तो उनसे हाँ जी उनको सर। परिचय कराइए, उनके यहाँ तो गए थे हम, उन्होंने तो हाँ हार्वेस्ट हाँ किया कुंटल पर। जी जी, राव वही गुलाब बता सिंह रहा हूँ। लोधी जी, आपका बलराम संदेश में स्वागत है। कृपया आप किसानों को मार्गदर्शन दें कि कैसे आपने 30 कुंटल IPL 316 जो देश की जो है सबसे प्रचलित प्रजाति है कैसे हार्वेस्ट की, उसके लिए क्या क्या सावधानी रखें, और साथ ही साथ क्या क्या शस्त्र क्रियाएं आपने अपनाई जिसके कारण आपको इतना बेहतर उत्पादन मिला। राव गुलाब सिंह लोधी जी। हाँ जी नमस्कार। आवाज आ नमस्कार रही जी। है आपको? हाँ हाँ, आवाज आ आ रही रही है, है। आ रही। मैं राव गुलाब सिंह लोधी नरसिंहपुर करकवेल से बोल रहा हूँ। और मसूर में एक्चुअली होता क्या है कि समय और दिशा और बीज और मिट्टी 4 चीजों के ऊपर ही निर्भर करता है उत्पादन। जैसे IPL 316, IPL की 534, IPL की 321, ये वैरायटियां ऐसी हैं कि अगर चाहे किसान तो रिज बेड से ही बोनी अगर करे, वो कतार की दूरी कम से कम 13 से 15 इंच दूरी रखे, और पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होना चाहिए। स्प्रिंकलर से ही सिर्फ पानी मसूर को वरदान साबित होती है, इससे उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। जी गुलाब जी, एक छोटा सा प्रश्न था आपसे। हाँ बोलो। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जिस तरीके से बताया कि आपने रेस्ड बेड तकनीकी का प्रयोग किया था, हाँ तो आपने जब रेस्ड बेड तकनीकी का प्रयोग किया था तो बोनी के पहले आपने बेड बनाया था या फिर बेड बनाते ही साथ आपने बोनी भी की थी, मतलब दोनों चीज साथ में किया था? क्या है, हमने मसूर के लिए स्पेशल तौर पे सीडमिल बनवाई है, जी जिससे कतार से कतार की दूरी 13 इंच आती है, जी और बोनी करते समय ही बेड बनती जाती है पीछे से। अच्छा हाँ जी तो इसलिए हमने उ- उसी तकनीक से सीडमिल बनवाई हमने। और जी उस मसूर को देखते हुए भारत सरकार से एक टीम निर्धारित की गई थी, जी जिसमें सीहोर से डॉक्टर RP सिंह आए थे, नरसिंहपुर KVK से, जबलपुर से आए थे, और डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे ये भी आए थे। भरतपुर से एक टीम आई थी, एक टीम दिल्ली से आई थी, जी जी और उस तो तकनीक को देख के सब लोग बहुत खुश हुए थे। जी बिल्कुल गुलाब जी, क्योंकि एक्चुअल में बताने देना चाहता हूँ कि मैंने भी इस बार अपने तरीके से सोयाबीन का उत्पादन किया था, जिस तरीके की विधि आप बता रहे हैं। तो मैंने भी 12 हम्म। कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लिया हूँ अभी अपने सिवनी जिले में। तो हाँ मैंने भी चूंकि बेड पद्धति का यूज किया था, और मैंने भी आप जो बेड बनाने वाली जो टेक्निक है वो अपने घर में ही बनवाया था, जो रेस्ट बेड वो बेड मेकर जो था। तो गुलाब जी, क्या मैं आपका हाँ कांटेक्ट नंबर आप शेयर कर पाएंगे यदि आप कंफर्टेबल हो तो, अगर मुझे कुछ और जानकारी चाहिए हो या उस तरीके की शेड्यूल अगर बनवाना हो ऐसा कुछ तो? आप तो गूगल पे सर्च करो, राव गुलाब सिंह लोधी लिखो, हमारा पूरा डिटेल निकल आएगा। जी जी हाँ, बिल्कुल गुलाब चलिए, जी। आप अपना नंबर जो है ग्रुप में डाल दें, मैं आपको नंबर जो है राव साहब का उपलब्ध करा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न। जी गुलाब जी बड़े आदमी हैं। शिव सर, अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, ये दीपक गौरव जी कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें।
सर हरियाणा में PL 316 उगा सकते हैं। IPL 316 हाँ जी, हरियाणा में उगा सकते हैं सर ये। ये हरियाणा के लिए अनुमोदित नहीं है जी, ये तो सेंट्रल, ये मध्य क्षेत्र के लिए है। तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है सर अगर हरियाणा में लगाते हैं इसमें? तो अब अभी प्रॉब्लम तो बता रहे थे कि वो हाँ जी, वहाँ वो पे उगता आ रहा है जिस तरह वो सर। हाँ वो ज्यादा लग सकता है। ठीक है हमने सर। हाँ हमने कभी उधर उसको मतलब उगा के भी नहीं देखा ना, तो कह नहीं सकते कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसी क्षेत्र में ज्यादातर हुई है, मध्य क्षेत्र में। ठीक है सर। हाँ। अरे आप तो लगाइए, कुछ भी नहीं होगा। आप तो लगाइए, अगर आपके पास स्यूडोमोनास उपलब्ध हो तो है सर, बहुत स्यूडोमोनास है सर। प्लस, हाँ तो स्यूडोमोनास प्लस ट्राइकोडर्मा का एक स्प्रे जो है फ्लावरिंग के बाद में कीजिएगा, मेरे ख्याल से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ भी सागर जिले में जो हमारी मशहूर, क्योंकि बुंदेलखंड का पार्ट है, सबसे ज्यादा मशहूर हमारे सागर, नरसिंहपुर और इन्हीं जिलों में होती है। और हम लोग जो है बिल्ट और कॉलर रॉट, ये दो प्रमुख बीमारियां हैं जिनके माध्यम से, जिनके कारण जो है हमारे मसूर को बहुत है। तो हम हमारा केवीके के माध्यम से, हमारे अनुसंधान केंद्र के माध्यम से हम लोग यही प्रयास करते हैं कि बिल्ट और स्यूडोमोनास का एक स्प्रे और कॉलर, इसका स्यूडोमोनास का दूसरा स्प्रे, इसके माध्यम से, इसके अलावा कहीं कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं होती है। और बहुत अच्छी मसूर हमारे किसान जो है हार्वेस्ट कर रहे हैं। 8 से 10 कुंटल बिल्कुल सामान्य किसान हमारा हार्वेस्ट कर रहा है। स्यूडोमोनास का स्प्रे किस स्टेज पे, कब? प्री फ्लावरिंग स्टेज पे और पोस्ट पे, पॉडिंग के समय। प्री फ्लावरिंग पे एक कर देते हैं, एक बाद में। एक्चुअली सर इकार्डा का एक प्रोग्राम था यहाँ RKBY प्रोजेक्ट के थ्रू मिला था, तो उस पे मसूर पे बहुत सारा काम किया था। यूनिवर्सिटी ने मुझे नॉमिनेट किया था, तो एक ही साल ये रिकमेंडेड है, ये मसूर लगवाई गई। और अपने पास IPL रिकमेंडेड, हमारे KVK से रिकमेंडेड है, हमारे विश्वविद्यालय से रिकमेंडेड है। अच्छा। तो उसको सर यहाँ लगवाई गई। तो जो ये प्रॉब्लम कॉलर रॉट की यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो उस पे बहुत अच्छा काम किया इसने। सर नेक्स्ट दीपक कौरव जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जे मसूर जैसे बोएंगे सीडल की, तो उसमें सर दिशा कोई फैक्टर रहता है क्या? जैसे पूरा पश्चिम हो या उत्तर दक्षिण हो, ऐसा कुछ रहता है सर? तो वो तो नेचुरल है, पूरा पश्चिमी ज्यादा प्रेफर करते हैं। और सर दूसरा प्रश्न ये है सर, हमारे इधर बहुत सारी मसूर हैं, लेकिन हम लोग उसको पहचान नहीं पाते कि कौन सी वैरायटी कौन सी है। इसके लिए कोई सर ऐसा स्पेसिफिक जिससे हम पहचान सकें? जैसे सोयाबीन में हम लोग जान जाते हैं दाना देखकर ये 2098 है, कि दूसरा है 335 है, 9560 है। सर ऐसे मसूर में हम लोग नहीं समझ पाते, इसके लिए सर कुछ? मसूर में तो छोटे दाने वाली, बड़े दाने वाली, मगर कुछ में तो अलग है। जैसे कि हमारे IPL 406 है, उसका बड़ा दाना है और ऊपर से कलर जो है सफेद है। कुछ में जो है कलर के हिसाब से, जो दानों का जो कलर है ना, उसके को देख के जो है काफी हद तक जो है पहचान सकते हैं। मगर बहुत सी प्रजातियां जो है दाना जो कलर है वो सेम होता है, तो उसके बेस पे मुश्किल का काम है पहचानना बड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ जी सर, बड़ा मुश्किल रहता है सर मसूर में हम लोगों को पहचानने की कौन सी है कौन सी नहीं बोए। अब कोई कुछ भी कह के दे देता है सर, हम लोग वही लगाते हैं। मसूर में तो मतलब अभी तक ये पता नहीं चलता कि IPL 316 कौन सी है। नहीं, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। नहीं, आप जो सोर्स हैं जहाँ बिल्कुल मतलब प्रमाणित हो वहीं से लें, बीज तो कंफर्म रहेगा ना। या आप या तो खेत में जाके देख सकता है आदमी, सीड से उतना नहीं पता पड़ पाता, क्योंकि सीड में जो है ज्यादा विभिन्नता जो है मसूर में नहीं होती है। छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटे में भी अगर कई प्रजाति छोटे तरह की हैं तो फिर उसमें जो है अंतर करना बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा सर, हम लोगों ने एक चीज का अनुभव और किया है। जैसे मसूर आप लोग मैंने बोलते हैं 20 kg पर एकड़ के हिसाब से बोनी का,
तो हमने ये बीज की दर बढ़ाया है, जैसे 25 से 23 केजी प्रति एकड़ बोकर देखा है, तो सर उसका उत्पादन ज्यादा मिलता है अपेक्षाकृत जो हम लोग 20 केजी बोते हैं उसकी तुलना में। छोटे दाने वाली थी या बड़े दाने वाली? सर बड़े दाने वाली। बड़े? जी। तो आपका क्या 30 केजी पर एकड़? जी 30 दूनी 60, 75। जी 75 केजी पर हेक्टेयर, पर तो बहुत हेक्टेयर। ज्यादा है। सर वो बहुत ज्यादा तो है, लेकिन सर जो उकटा रोग बोलते हैं ना सर, एक समय ऐसा आता है कि वो उकटा रोग लगते लगते आखिरी में जो काम के लिए जितनी चाहिए रहती है उतनी बचती है, बाकी सब उकस जाती है मसूर। अच्छा, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप? सर मैं नरसिंहपुर जिले से करेली के पास से हूँ सर। अच्छा, उक्टा। ये उक्टा में इतना ज्यादा सीड, आपकी प्रजाति ही गड़बड़ होगी इतना तो। सर प्रजाति का तो वही तो पता नहीं ना सर, प्रजाति कौन सी है। ज्यादातर जो है ना उक्टा में ज्यादा से ज्यादा 10-15% जो प्रजाति हैं वो उस इतना नुकसान होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। और सर अगर इतने 10% अगर जाता भी है तो उतना वो कवर कर लेती है। जैसे IPL 316 है, थोड़ा बहुत लगता है तो वो कवर कर लेता है उसमें। सर हम लोगों के यहाँ तो हमने ये देखा है कि खेत के खेत सूख गए हैं सर। पिछले साल भी ये समस्या आई थी, बहुत से लोगों ने मसूर को अलग करके गेहूं लगाया और दूसरी फसलें लगाई, जैसे किसी ने चना भी बोया। तो अब तो बहुत सारी प्रजातियां आ चुकी हैं इस तरह की जो रोग प्रतिरोधी हैं और बीज उपचारित। अभी डॉक्टर प्यासी भी बता रहे थे कि आप उस तरह से क्या ट्राइकोडर्मा बोल रहे थे ना? हाँ, ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास। हाँ, आप अपने देखिए, आप नरसिंहपुर से हैं और नरसिंहपुर कृषि विज्ञान केंद्र में पर्याप्त मात्रा में ये सभी चीजें उपलब्ध है। आप कृषि विज्ञान केंद्र से सतत संपर्क करें, वहां रहें और वहां जो है फसल विशेषज्ञ के वैज्ञानिक उपलब्ध है। नहीं, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनी खेती को बेहतर करें और मेरे ख्याल से आप। हाँ सर, ये एक UPL कंपनी का सर प्रोवेक्स करके दवा आती है फंगीसाइड, वो मत बताइए सर, उससे करते हैं सर हम लोग। अच्छी बात है, अच्छी बात। नेक्स्ट आदर्श दुबे जी। आदर्श दुबे जी। आदर्श जी। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं आदर्श दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। नमस्कार सर, मैं अभी आपके उसमें सुन रहा था प्रेजेंटेशन में, ये सर खरपतवार नाशी के लिए जो हम ये टर्गा सुपर डालेंगे 20 से 25 दिन पे, इसमें सर जैसे हमारी फसल में हम लोग ये IPL 316 बोते हैं, तो इसमें हम लोग साथ में सरसों बोते क्योंकि पाला लगता है हमारे यहाँ पे सागर जिले में, पाले की शिकायत आती है। मोथा सर उसमें साथ में कटर्रा आता है, कटर्रा आता है, हिंचीरी आती है जिसको हिरणखुरी बोलते हैं। हाँ, हिरणखुरी जी, ये सर बहुत ज्यादा आते हैं उसमें, तो साथ में उसमें हम सरसों मिलाते हैं, तो क्या उसमें टर्गा सुपर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? टर्गा सुपर जी, अभी आप बता रहे थे 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं, माने 20 ग्राम प्रति एकड़। हाँ, बुआई के 15 से 20 दिन बाद। जी रिकमेंडेड है ये वैसे, उथेरा कल्टीवेशन में तो रिकमेंडेड है। जहाँ धान के बात करते हैं वहां तो है सर। तो इससे सरसों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी? सरसों जी, क्या है सर, हमारे यहाँ पे पाला ज्यादा लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 9 लाइन आपकी मसूर की लगा दी, 1 लाइन सरसों की हो गई। अच्छा। तो जिससे पाला हवा नहीं बहती है ठंडी, उतनी ज्यादा पाला की शिकायत नहीं आती है। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी थोड़ी कम है इसके बारे में, मतलब ये जो टर्गा सुपर के बारे में ना, ये उथेरा में तो रिकमेंडेड है और पता नहीं सरसों पे इसका इफेक्ट डॉक्टर प्यासी बताएंगे क्या, आपको मालूम है क्या? मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ना डालें, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ना डालें, और आपको ज्यादा नुकसान ऐसा कुछ नहीं, पलेवा देके आप बुआई करें अपनी, ठीक है,
पलेवा देके बुआई करें, जरूरत पड़ेगा तो एक अच्छा सा कुल्फा चलवा दीजिए और उससे आपकी मसूर में अर्थिंग अप हो जाने से, और इसके बाद स्यूडोमोनास का एक स्प्रे करिए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, है ना दुबे जी? क्योंकि टर्गा सुपर से तो नुकसान होगा। नेक्स्ट प्लीज। सर हैंड रेस तो अब किसी का नहीं है, चैट बॉक्स से सवाल से ले लेते हैं। जी। विनय शर्मा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि जो वैरायटी है KLS 09, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं ये। KLS 09? हाँ जी, हाँ जी। ये तो मैंने नहीं सुना है, इनकी होगी आपके चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की है शायद, हो सकता है सर। अच्छा जी, इसके बारे में तो मैं नहीं ज्यादा जानता हूँ इसके KLS 09 के बारे में। ये कब रिलीज हुई, कहाँ? ठीक है सर। हाँ। नेक्स्ट है देवराज कश्यप जी हैं, ये JLS 3 जो है उसके बारे में, सिंचाई वाली मसूर जो है वो कौन सी है, मतलब जिसमें ज्यादा पानी चाहिए, तो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं ये। मसूर में ज्यादा पानी चाहिए नहीं, मसूर में ज्यादा पानी दोगे तो खराब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो तो है। ये JLS 3 के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। तो JLS 3 भी वैसी ही है, सारी जितनी प्रजाति हैं उनमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। JLS 3 हो या कोई भी हो जी, ठीक है सर। JL3 जो है मसूर की बहुत पुरानी प्रजाति है, और अब हमारे पास नई प्रजातियों के विकल्प मौजूद हैं। हम क्यों पुरानी प्रजातियों पे जाएं? हमारे पास IPL 316, RVL 31, RVL 11-06, RVL 13-5, ये सब नई प्रजातियां हैं जो कि बहुत अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हैं। L4727, L4717, ये सभी बहुत सारी प्रजातियां अपने पास सागर जिले में भी अवेलेबल है। अन्य प्रदेश के आप जो इकार्डा का प्रोग्राम चल रहा है उस पे हमारे लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से वो संचालित हो रहा है वर्तमान में। तो आप अगर कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है उन्नत किस्मों का बीज जो है उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। और IPL 534 है मसूर की, उसके बारे में जो है गुलाब सिंह जी ने लगाई है, वो अपना अनुभव बता सकते हैं। उसमें जो है 3 से 4 जो है पोर्ट पर जो क्लस्टर है जो यहाँ निकलती है, जहाँ पे बनती है, वो 3 से 4 पोर्ट तक बनती है उसमें। सर तो निवेदन ये है कि अगर उसका अनुभव हम भी रखें तो बहुत मदद होगी। तो अगर उसका ज्यादा नहीं, एक 5 किलो बीज हमको उपलब्ध हो जाता तो एज ए न्यूक्लियस हम उसको ट्रीट करके और उसको सीड चेन में मध्य प्रदेश में इंक्लूड कर लेते। ये यदि ऐसी कृपा होती तो बहुत अच्छा होता, और हम आने वाले समय में किसानों के बीच उसको पॉपुलर करने का पूरा संभव प्रयास करते। चलिए, हम प्रोवाइड कर देंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर जी सर, प्लीज। हेलो, एक सवाल है सर डॉक्टर शुभम कुलशेष जी का। वो पूछ रहे हैं कि जो बड़े दाने की और छोटे दाने की जो वैरायटी हैं उनका मतलब कौन कौन सी वैरायटी हैं जो दोनों में थोड़ा डिफरेंस कर सकें। मतलब डिफरेंस किस तरह से करेंगे, अंतर किस तरह से करेंगे, मतलब कौन कौन सी वैरायटी हैं? अच्छा, वैरायटी कौन कौन सी है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। जैसे हमारे जो ना IPL में 220 है, 225 है, 230 है, PL9 है जी। और ये आपके चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, वहां से जो प्रजाति हैं आपके बता देते हैं। ये है आपके शेखर 5 है, ये छोटे दाने वाली है। ठीक है। और क्रिस करके है एक, वो छोटे दाने वाली प्रजाति है। पंतनगर की है PL8, PL6, ये भी छोटे दाने की हैं। ठीक है सर। सर ये जो देसी जो बोलते हैं कि जो देसी मसूर है वो कौन सी वैरायटी है सर? देसी कौन सी है? देसी तो अपने क्षेत्र के लिए हर एक देसी है। जैसे इधर जाएंगे तो बड़े दाने वाली देसी, इधर जाएंगे तो छोटे दाने वाले। अच्छा, मतलब दोनों को देसी बोलते हैं।
किसान भाई जो लंबे समय से उगा रहे हैं उनके लिए तो वही देसी हो जाती है, लोकल हो जाती है। ठीक है सर। हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ किसानों के बीच बड़े दाने वाली, वो ब्लैक मसरा कहते हैं उसको, और बड़े दाने वाली बड़े पैमाने पे लगाई जाती है। और वो ललितपुर साइड से, अगर यहाँ उसके बीज की उपलब्धता नहीं होती तो ललितपुर साइड से कहीं से किसान लाते हैं, और ये पूरा बुंदेलखंड को कवर करती है वो वैरायटी। तो आने वाले दिनों में उसका अगर रिप्लेसमेंट उपलब्ध हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उस उपज के दृष्टिकोण से वो अच्छा है। नहीं, वो जो ब्लैक वाली है ना, जो ब्लैक मसरा बोलते हैं, जिसको काला मसरा बोलते हैं, तो काला मतलब बिल्कुल काला होता है या फिर थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल काला नहीं, काला पिगमेंटेशन होता है उस पर बिल्कुल काला नहीं होता है। कॉटिलीडन जो है बिल्कुल काला नहीं होता। अच्छा अच्छा। सर मसूर में इंटरक्रॉप कौन कौन सी कर सकते हैं? इंटरक्रॉपिंग? हाँ, कंपेनियन क्रॉप या इंटरक्रॉप कौन कौन सी, इसके साथ में कौन कौन सी क्रॉप कर सकते हैं? अलसी है, सरसों है, सरसों के साथ। अच्छा, ठीक है सर। और सर 316 का जो प्रोडक्शन की बात हो रही थी, तो जो आईसीआर का जो रिकॉर्ड है वो 16 से 18 कुंटल है, तो क्या फील्ड में ये ज्यादा निकल आती है? हाँ, रिकॉर्ड में जो है वो तो कम ही रहता है, मगर जो पोटेंशियल यील्ड है तो वो तो काफी है। ओके सर। ऐसा है शिव कुमार जी कि ये मसूर के साथ हमने भी जो है थोड़ा सा काम करने का, फील्ड पे किसानों के बीच काम करने का अनुभव मिला। ये जो आईपीएल 316 ना, ये इसकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती, ब्रांचिंग बहुत अच्छी है इसकी। तो अगर इसको थोड़ा सा गैप में लगाई जाए और इसमें कुल्फा वगैरह, कुल्फा साइकिल या ऐसा अर्थिंग अप के हो जाए तो बहुत ही अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। हमारे यहाँ सागर जिले में भी 10 कुंटल का एकड़ बड़ी आसानी से किसानों ने लगाया है, जिन्होंने थोड़ा सा लेट प्लांटिंग भी की थी, लेकिन उपज उन्हें जो है अच्छी मिली। तो पोटेंशियल तो है इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो एक अभी आपको सुझाव देना चाहूंगा। हमारी जो एक नई प्रजाति आई है आईपीएल 329, वैसे तो उत्तर प्रदेश के लिए है, अनुमोदित है, मगर जो हमारा जो क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र, इधर भोपाल मतलब मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है, उसमें भी उगा सकते हैं। और इसकी पैदावार आईपीएल 316 से भी ज्यादा है। ये तो हम अपनी जो है जो खेत हैं, जहाँ पे मतलब हमारे जो फील्ड हैं, बीज उत्पादन में हम अनुभव कर चुके हैं कि इसकी जो है पैदावार जो है आईपीएल 316 से भी ज्यादा है। तो ये अभी सीड चेन में आई है, तो किसान भाइयों को जल्दी जो है लगता है अगले वर्ष तक इसका जो है सीड भी उपलब्ध होने लगेगा। बहुत ठीक है, बहुत ही। मुझे लगता है कि रस्ट के लिए और विल्ट के लिए था, ये तो ऑलरेडी आप बता चुके हैं। सीड किसकी? चलिए, राजकुमार जी पूछ रहे हैं ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास कहाँ से मिलेगा? ये तो ऑलरेडी आजकल बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। केवीकेज में मिल रहा है, इंस्टीट्यूट हैं, और जो भी इवन कुछ जो कॉलेज हैं वो भी तैयार कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं सर, एक और सवाल है कृष्णपाल लोधी जी, गन्ने के साथ मसूर की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ। और 329 कैसे मिलेगी, इस वैरायटी के बारे में पूछ रहे हैं। 329 ब्रीडर सीड प्रोडक्शन में आ चुकी है, तो 1-2 साल में मेरे ख्याल से फार्मर्स को जो है मिलना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है सर। पिछले साल ही जो है रिलीज हुई है। ठीक है सर। प्यासी सर, मुझे लगता है सारे सवाल हो चुके हैं। आज का सारांश और सर का जो अभिवादन और आभार। निश्चित रूप से बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, और इस महत्वपूर्ण फसल की, जिसपे कि बहुत ही अच्छा आय किसानों को मिलती है, साथ ही साथ लागत बहुत कम होने से जो है, अगर उस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि किसानों की आय को दुगना कैसे किया जाए, तो मसूर की फसल एक लाभकारी फसल है जिसमें लागत बहुत कम है और उसके अनुपात में हमें एक अच्छा जो है आय का एक अच्छा साधन है। और प्रति एकड़ रकबे में अगर इसकी खेती की जाए
बेहतर तरीके से और थोड़ा सा अर्थिंग अप और जो है बीमारियों का प्रबंधन किया जाए, समय से अगर इसकी बुवाई की जाए तो निश्चित रूप से जो है 18 से 20 कुंटल औसत रूप से ये पैदावार देने में सक्षम है। आदरणीय जितेंद्र सिंह सर, बहुत समय से हम कोशिश कर रहे थे कि सर का समय प्राप्त हो सके, पर कुछ विषम परिस्थितियों के कारण जो है आज हम वेबिनार के त्योहार का समय है, जिससे थोड़ा सा हमें वो जितनी संख्या में विगत वेबिनार में हमें पार्टिसिपेशन मिला, आज हमें संख्या जरूर कम लगी, लेकिन जितने भी किसान थे वो सब मसूर उगाने वाले किसान थे, उन्हें मसूर का अच्छा अनुभव था और उनके भी अनुभव का ज्यादा से ज्यादा जो है कैसे जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो आज लगभग 60 किसानों ने जो है भाग लिया और जिसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के भी कई वैज्ञानिकों का भी पार्टिसिपेशन मिला और उन्होंने भी प्राप्त किए। आज जहां तक बात किसानों के पार्टिसिपेशन की आती है तो मध्य प्रदेश सहित हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन सभी प्रदेशों के किसानों ने आज अपनी सहभागिता सुनिश्चित की और सर के अनुभव का जो है लाभ लिया। मैं बलराम टीम से सभी किसानों का, कृषि विज्ञान केंद्र के सभी जो है वैज्ञानिकों का, साथ ही साथ हमारे जो ऐसे किसान जो सतत रूप से संस्था के साथ जुड़े हैं और जिनके मार्गदर्शन एवं निर्देशन में हम संस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, रूप से जानकारियां किसानों को समय के पूर्व ही उपलब्ध हो, जिससे वो जो है बेहतर आय हो सके किसी भी फसल से संबंधित। तो आज की हमारा वेबिनार जो है मैं यहीं पे समाप्त होगा और मैं बलराम संदेश की ओर से, टीम बलराम की ओर से, हमारे जो मेंटर, हमारे जो मार्गदर्शक आदरणीय प्रणय व्यास साहब हैं, जो सेवानिवृत्त बीज प्रमाणीकरण अधिकारी हैं उज्जैन संभाग के, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आज के हमारे विशेषज्ञ आदरणीय जितेंद्र कुमार सर का जो है आभार व्यक्त करें। आदरणीय प्रणय व्यास सर। धन्यवाद डॉक्टर प्यासी। आभार व्यक्त करने के पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। एक किसान ने पूछा था KLS-9, एक्चुअली में वो KLS-9 नहीं है, KLS-9-3 कृष के नाम से 2015 में कानपुर यूनिवर्सिटी से निकाली हुई वैरायटी है और कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर वैरायटी नहीं हो पाई सर, और शायद इसीलिए डॉक्टर साहब उसके बारे में नहीं बता पाए। मगर चूंकि मेरे पास ये जानकारी थी इसलिए मैंने देना उचित समझा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने अपना बहुमूल्य समय दिया और जो उनका प्रेजेंटेशन था, जो उनका वक्तव्य था, वो इतना ज्यादा ज्ञानवर्धक था। बहुत सारी बारीकियों के बारे में, मसूर जैसी फसल की बारीकियों के बारे में बताया और साथ ही साथ ये जानकारी भी आज हमें पहली बार हुई कि मसूर जैसी फसल में भी इतना पोटेंशियल है कि वो 30 कुंटल पर हेक्टेयर तक की पैदावार दे सकती। बस आवश्यकता है नई प्रजातियां और नई तकनीक को अपनाने की, और निश्चित रूप से आपके द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर सारे किसान ध्यान देंगे। आज उपस्थित सभी किसान इस पर ध्यान देंगे और अपनी पैदावार को बढ़ाएंगे। न केवल पैदावार को बढ़ाएंगे, अपनी आय को बढ़ाएंगे मसूर के किसान, और अपने खर्चों को कम करेंगे नई तकनीक अपना के। तो सचमुच में इस व्यस्ततम समय में डॉक्टर साहब ने जो समय हमारे किसानों को दिया, उसके लिए हम हृदय से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन और आपके ज्ञान का जो लाभ है वो समय समय पर
टीम बलराम को और सारे किसानों को मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ में मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और उन सभी किसानों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतने लगन से जो है आज के कार्यक्रम को सुना। उन सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं जो आज उपस्थित थे। कुछ तो वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और वो अवकाश मनाने गए हैं, मगर फिर भी हमारे इस कार्यक्रम की जो आकर्षण है वो उनको खींच लाया और उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर डॉक्टर दिवाकर सिंह तोमर आज पूरे समय हमारे बीच उपस्थित रहे। डॉक्टर बनप सिंह वर्मा जो है वो भी हमारे बीच में उपस्थित रहे। इसके अलावा JNKVB के काफी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय बलराम।